विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आपके सामने उपनयन श्रृंखला के इतिहास खंड के वीडियो के साथ, जिसमें प्रश्न संख्या 46 से लेकर 60 तक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है 46, किस सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपना राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश से संबंधित तुगलक वंश, और कार्यकाल है 1325 से लेकर 51 ईस्वी तक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाया तथा उसका नाम दौलताबाद रखा था। दौलताबाद उसका नाम रखा। और एक इतिहासकार है इसामी, अबू बकर इसामी, और इसामी ने कहा कि नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए इसने राजधानी परिवर्तित किया। नागरिकों की शक्ति तोड़ने हेतु राजधानी को परिवर्तित किया गया था। इसके अलावा एक इतिहासकार है स्टैनले लेनपुल। स्टैनले लेनपुल, और लेनपुल ने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह कहा गया है दौलताबाद को। गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह, ये लेनपुल के द्वारा कहा गया है, यानी कि मॉन्यूमेंट ऑफ मिसगाइडेड एनर्जी, मॉन्यूमेंट्स ऑफ मिसगाइडेड एनर्जी कहा गया है। अगला प्रश्न है लोधी वंश। लोधी वंश के 3 शासकों के नाम बताइए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो विभिन्न राजवंश है उनमें एक लोधी वंश भी प्रमुख है, और बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। कार्यकाल दिया गया है 1451 से लेकर 1489 तक। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517, और 1504 में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा और आगरा को 1506 में अपनी राजधानी भी बनाया था। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया, और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे पराजित करके और मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोधी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहलोल लोधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो सरदारों के सामने ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल लोधी जो है सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, और अफगान राजत्व सिद्धांत को लागू किया। अफगान राजत्व सिद्धांत को लागू किया। फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ये अफगान राजत्व सिद्धांत है। कि समानों में प्रथम, समान व्यक्तियों में प्रथम। ये अफगान राजत्व सिद्धांत की जो सुल्तान है या जो शासक है वो सभी सरदारों में प्रमुख व्यक्ति है। ये समानों में प्रथम, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का सिद्धांत अफगान राजत्व सिद्धांत था।
दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान का नाम लिखिए तथा इसे किसने और किस युद्ध में पराजित किया था। अभी हमने बात की कि इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी, और इसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पराजित किया था। 1526 ईस्वी में इसको पराजित किया 1526 में, और युद्ध भूमि में मारा गया, और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसके बारे में भी हमने पिछले प्रश्न में देखा। मुगल काल कब से कब तक चला, लिखिए। बताइए कि शक्तिशाली मुगल बादशाहों का काल क्या था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों के काल के बारे में पूछा गया है। तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल काल चला था, और जो शक्तिशाली बादशाहों का काल था वो था 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और इसमें जो प्रमुख शासक है बाबर सबसे पहले, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये प्रमुख शक्तिशाली बादशाह थे। हम व्याख्या देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 में, और 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। और शक्तिशाली बादशाहों का काल जो है 1600 औरंगजेब तक था। 1526 से लेकर औरंगजेब तक, यानी कि 1707 ईस्वी तक शक्तिशाली बादशाहों का काल था। और शाहजहां के समय हम देखते हैं कि उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। शाहजहां के 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। और 4 पुत्रों में दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, शाहजहां के 4 पुत्रों में ये युद्ध होता है। और कालांतर में इस युद्ध में औरंगजेब विजयी घोषित होता है और वो शासक बनता है, अगला शासक बनता है। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े, इनके नाम और वर्ष के नाम लिखिए। नाम और वर्ष के नाम। तो हमारे सामने जो 4 प्रमुख युद्ध है, बाबर ने पानीपत 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। सामने शासकों के नाम है कि इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, और इस युद्ध के समय तुलुगमा और रूमी पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलुगमा और रूमी तोपों को सजाने की जो विधि थी उसे रूमी पद्धति कहा जाता था। तोप सजाने की उस्मानी विधि थी ये। तोप सजाने की उस्मानी विधि को रूमी पद्धति कहा जाता था। इसके अलावा जो तुलुगमा पद्धति थी, इसमें सेना के साथ में दाईं और बाईं तरफ रिजर्व सेना रखी जाती थी जो शत्रु पर पीछे की तरफ से आक्रमण करती थी। ये भी युद्ध की एक कला कौशल था। इसके अलावा हम देखते हैं कि खानवा का युद्ध जो राणा सांगा के साथ 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ, और इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था बाबर के द्वारा, जिहाद का नारा। और मुस्लिम जो व्यापारी थे उनसे तमगा कर समाप्त कर दिया गया। तमगा कर हटा दिया। और इस युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा उनका जो छत्र जो धारण किया था झाला अज्जा के द्वारा,
झाला ने घायल राणा सांगा के छत्र को धारण किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मेदिनी राय के साथ में 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर ने फिर जिहाद घोषित किया था। और घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ में, और इसका अफगान जो नेतृत्व करता था महमूद लोदी। तो ये कुल 4 प्रमुख युद्ध थे बाबर के समय, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अगला प्रश्न है बादशाह के रूप में हुमायूं का प्रथम और द्वितीय कार्यकाल लिखिए। 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक हुमायूं का प्रथम कार्यकाल और 1555 से 56 ईस्वी तक हुमायूं का दूसरा कार्यकाल। 11 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हो जाता है। हुमायूं शेरशाह से पराजित होता है और कालांतर में 22 जून 1555 को बैराम खां के नेतृत्व में सिकंदर सूर को सरहिंद नामक स्थान पर हराकर फिर से भारत पर अधिकार कर लेता है। तो ये हुमायूं के जो 2 कार्यकाल थे उनके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से हुमायूं ने, इससे पहले 1539 में चौसा का युद्ध होता है। 1539 में चौसा का युद्ध, और इस युद्ध में करमनासा, हुमायूं जो है करमनासा नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है और निजाम शक का एक व्यक्ति है निजाम भिस्पी, ये जान बचाता है और कालांतर में हुमायूं इसको 1 दिन के लिए शासक बनाता है और ये चमड़े के सिक्के जारी करता है। चमड़े के सिक्के, निजाम सक्का नामक जो भिस्ती है वो चमड़े के सिक्के जारी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मेवाड़ की उस महारानी का नाम लिखिए जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी तथा गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं से सुरक्षा मांगी थी। हुमायूं से सुरक्षा मांगने वाली मेवाड़ की महारानी के बारे में पूछा गया है। तो कर्मावती या कर्णवती, कर्मावती या कर्णवती 1534-35 ईस्वी की यह घटना है और इस समय गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह चित्तौड़ किले पर घेरा डालता है। तब कर्णवती या कर्मावती राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगते हैं, लेकिन हुमायूं सहायता नहीं देता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो सारंगपुर तक आ गया था, सारंगपुर तक सहायता के लिए आ गया था। सारंगपुर तक आ गया, लेकिन बहादुर शाह ने उसे जिहाद का हवाला दिया कि मैं जिहाद पर हूं, तो वो वापस अपनी सेना लेके चला जाता है और किसी भी प्रकार से मेवाड़ की सहायता नहीं करता है। और ये हुमायूं की एक इतिहास में भूल भी मानी जाती है, क्योंकि कालांतर में जब हुमायूं पे इस प्रकार का जब संकट आता है तो कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। अगला प्रश्न है 1540 से 55 तक दिल्ली पर मुगलों के स्थान पर किस राजवंश ने शासन किया था? 1540 से लेकर 1555 तक सूर्यवंश ने शासन किया था और 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और यह अधिकार 1555 ईस्वी तक कायम रहता है। शेरशाह, जिसका बचपन का नाम फरीद था, और ये अफगान जिसने 1539 में चौसा युद्ध के बाद में, चौसा विजय के बाद में, चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद में शेरशाह की पहले फरीद नाम, फिर शेर खां, और कालांतर में 1539 में चौसा युद्ध के बाद में शेरशाह की उपाधि धारण करता है। चौसा युद्ध के बाद में ये शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो हम बात करें अफगान शासक शेरशाह सूरी की। अगला प्रश्न है
सूर वंश के संस्थापक का नाम लिखिए तथा शासक के रूप में कार्यकाल भी बताइए। शासक के रूप में कार्यकाल भी बताइए। तो सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 45 ईस्वी तक इसने शासन किया था। शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक था और 1540 में दिल्ली पर यह अधिकार कर लेता है और 45 में कालिंजर के युद्ध के दौरान हुक्का नामक, मिसप्रिंट हो गया, हुक्का नामक एक आग्नेय मिसाइल या इस तरीके का जो आग्नेयास्त्र जो चला रहा था, उस समय शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और इस समय कालिंजर का जो शासक था वो था कीरत सिंह। कीरत सिंह, और ये शेरशाह की अंतिम विजय थी। शेरशाह की ये जो है वो अंतिम विजय थी। अंतिम विजय थी। अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे, शेरशाह ने राजस्थान के किस शासक पर 1544 में आक्रमण किया था जिसके परिणाम स्वरूप सामेलगिरी या गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था? तो मालदेव, मारवाड़ के शासक मालदेव और ये जैतारण के पास में युद्ध हुआ था 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनानायक जेता और कुंपा ने शेरशाह का डटकर मुकाबला किया था, जिससे शेरशाह को यह कहने पर विवश होना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। और इस समय बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर शासक कल्याणमल और मेड़ता के शासक विरमदेव, ये दोनों शेरशाह का सहयोग करते हैं। शेरशाह का सहयोग करते हैं गिरी सुमेल के युद्ध में। और इसमें मालदेव के जो सेनानायक है जेता और कुंपा बड़ी बहादुरी से इस युद्ध में शेरशाह की सेना का मुकाबला करते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, वह किनके मध्य हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इस प्रकार से वो उपाधि धारण करने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। भारत का 14वां शासक वो था। हेमू ने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दिल्ली का स्वतंत्र शासक खुद को घोषित कर दिया। और हेमू ने अपने जीवन में कुल 24 लड़ाइयां लड़ी, उनमें से 22 में वो विजय प्राप्त करता है। 24 में से 22 युद्धों में विजयी। हेमू अपने जीवन में 24 में से 22 युद्धों में विजयी होता है। अकबर की माता और संरक्षक का नाम लिखिए। माता हमीदा बानो और संरक्षक थे बैराम खां। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के किले में हुआ था और 1556 में अकबर ने के राज्याभिषेक के बाद में 1556 से लेकर 1560 तक बैराम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया था। और कालांतर में हम देखते हैं कि अकबर का जो सेनापति है पीर मोहम्मद, पीर मोहम्मद के साथ में मतभेद हो जाते हैं और एक युद्ध होता है इन दोनों के मध्य में 1560 में तिलवाड़ा युद्ध। ये पंजाब में तिलवाड़ा युद्ध होता है जिसमें बैराम खां पराजित हो जाता है और बैराम खां को अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसके सामने
तीन प्रस्ताव रखे जाते हैं। बैराम खां के सामने तीन प्रस्ताव रखे जाते हैं कि पहला कालपी का जागीरदार बना दिया जाए या सूबेदार कालपी, और तीन प्रस्तावों में था, पहला था कालपी व चंदेरी का सूबेदार, दूसरा कि सम्राट के सलाहकार के रूप में कार्य किया जाए, और तीसरा हज यात्रा या मक्का की यात्रा पर चला जाए। तो बैराम खां जो है वो तीसरे प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है और ये मक्का की तरफ जाता है। तो गुजरात में पाटन के पास, गुजरात में पाटन नामक स्थान पर एक अफगान इसकी हत्या कर देता है। अफगान जो है मुबारक खां बैराम खां की हत्या कर देता है, क्योंकि बैराम खां इससे पहले मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैराम खां इस मुबारक खां के पिता की हत्या करता है और वो अपने पिता का बदला मुबारक खां यहाँ लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बैराम खां जो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, उसको अंत समय में इस प्रकार से तीन प्रस्ताव रखे जाते हैं जिसमें वो मक्का यात्रा के लिए सहमत हो जाता है और गुजरात में उसकी एक अफगान के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की तथा जजिया कर समाप्त किया था? मनसबदारी व्यवस्था और जजिया कर, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी और इससे मुगल जो दरबार में किसी भी अधिकारी की श्रेणी, वेतन तथा मुगल प्रशासन में एक पद सोपान क्रम में उसकी स्थिति का पता चलता था, यानी कि किस प्रकार से किस स्थिति में वो है इसका पता हमें इस मनसबदारी व्यवस्था से चलता था। अकबर के द्वारा इसको मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था और कालांतर में हम देखते हैं कि अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष 1575 में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। 19वें वर्ष 1575 ईस्वी में इसको लागू किया था और मनसब का आवंटन वंशानुगत न होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था। वंशानुगत न होकर योग्यता के आधार, योग्यता के आधार पर मनसब का आवंटन किया जाता था और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। 64 में जजिया कर नरहरि के अनुरोध पर ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जजिया क्या था? जजिया क्या था? हम इससे पहले बात करके हैं, जजिया एक धार्मिक कर था तथा गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो धार्मिक कर और दूसरा गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर जिसके बदले उनके जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा होती थी तथा वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। भारत में सर्वप्रथम जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में 712 में, हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न पे चर्चा भी की थी, वसूल किया और मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये जजिया से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, कब सबसे पहले लगाया गया और अकबर के द्वारा कब इसको हटाया गया, इससे संबंधित भी हमने पिछले प्रश्न में देखा।
अंतिम प्रश्न है, उस प्रथम राजपूत राजा का नाम लिखिए जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो हम देखेंगे कि 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकारी तथा अपनी पुत्री हरखाबाई का जो विवाह है वो अकबर से किया, जिसे अकबर ने मरियम उजमानी नाम दिया। मरियम उजमानी। और यह विवाह सांबर में संपन्न हुआ था। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवंत दास और पुत्र मान सिंह को भी मुगल सेवा में लिया था। मान सिंह को भी मुगल सेवा में रख लिया। तो हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है कि आमेर के शासक से संबंधित की 1562 में स्वैच्छिक रूप से अधीनता स्वीकार कर ली और मान सिंह को और भगवंत दास को मुगल सेवा में रख लिया। ये प्रश्न की जो हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।